भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। ये एम्बुलेंस तो है ही नहीं है, ये चलता फिरता मुख्तार का किला है और इसका ड्राइवर है सलीम, जिसका भाई प्रिंस खान ये मारा जा चुका है। तो ये जब उत्तर प्रदेश की जेल में भी था और खासकर समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो इसे खुली छूट थी। समाजवादी सरकार में जो विधानसभा में आता था तो इसी गाड़ी पर, और उसमें लगता था कोई वीवीआईपी आ रहा हो। मुख्तार अंसारी हमेशा अपने असलहे रखता था। जैसे जैसे मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश में आने की तारीख सामने आती जा रही है, नई नई बातें भी सामने आ रही हैं। मुख्तार को जब मोहाली की कोर्ट में पेश किया गया तो एक एम्बुलेंस को लेकर के तमाम सवाल उठे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी हैं, जिन्होंने मुख्तार के आपराधिक इतिहास को नज़दीक से न सिर्फ देखा बल्कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की खासतौर पर जो आपराधिक पृष्ठभूमि है उस पर काम भी किया। उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस एम्बुलेंस के मायने क्या हैं। ब्रजलाल जी, ये बताइए, जो ये एम्बुलेंस जिसकी बात की जा रही है, यूपी नंबर की, मुख्तार के पास मोहाली में रही, उसका क्या लगता है, क्या सिग्निफिकेंस है? ये एम्बुलेंस तो है ही नहीं है, ये चलता फिरता मुख्तार का किला है। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है और इसकी बुलेट प्रूफिंग कराई गई थी चंडीगढ़ में। और इसका ड्राइवर है सलीम, जिसका भाई प्रिंस खान ये मारा जा चुका है। तो ये जब उत्तर प्रदेश की जेल में भी था और खासकर समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो इसे खुली छूट थी। आगरा जेल और आपका गाजीपुर जेल इसके आसियाने थे। तब भी ये जब आता था तो इसी गाड़ी में आता था, इसी बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस में। अच्छा, ये तब इतनी पुरानी गाड़ी है? हाँ, गाड़ी पुरानी है। तो ये जो है उस बुलेट प्रूफ गाड़ी में आता था और इसके जो गैंग के लोग हैं, इसके गुर्गे हैं, वो आगे पीछे गाड़ियों से लेकर चलते थे। समाजवादी सरकार में जो विधानसभा में आता था तो इसी गाड़ी पर, और उसमें लगता था कोई वीवीआईपी आ रहा हो, मोटरसाइकिलों का काफिला, पीछे काफिला, और उसमें मुख्तार अंसारी उतरते थे। तो ये एम्बुलेंस में क्या क्या है आपकी जानकारी में? ऐसा मैंने कहा कि एम्बुलेंस तो है ही नहीं है, इसमें एम्बुलेंस का मतलब होता है मेडिकल इक्विपमेंट। इस गाड़ी में मुख्तार अंसारी हमेशा अपने असलहे रखता था, इसके अपने प्री असलहे, और ख़ासकर इसकी .357 मैग्नम रिवॉल्वर, .38 बेरेटा पिस्टल एंड .45 पिस्टल वेपन। और मुख्तार अंसारी की गाड़ी में सैटेलाइट फ़ोन भी होता था। तो ये टोटल जो इसको छूट मिली, तो ये जो है, और सबसे दुखद ये है कि उस समय सरकार थी, कोई चेक नहीं करता था। पंजाब में भी गाड़ी खड़ी है, पंजाब आतंकवाद के हिसाब से बहुत ही संवेदनशील है। नहीं, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब सरकार ने इस पूरी चीज़ को ढके रखा, छुपाए रखा, या उन्होंने नज़र फेर ली? बिल्कुल नज़र फेर ली उन्होंने। एक एम्बुलेंस जेल के सामने खड़ी रहती है। पंजाब में चूँकि बॉर्डर का ज़िला है तो हमेशा ही रहता है कि कोई आतंकवादी घटना हो जाए। कोई गाड़ी रोज़ खड़ी हो रही है, क्या मतलब है? इसमें चेकिंग हो, तो ये कुछ नहीं हुआ। और मुख्तार अंसारी अपनी प्राइवेट किले में यहाँ आता है। सबसे बड़ी किसी को ज़रूरत होती है, कोई बीमार, भले वो कैदी हो, तो सरकार एम्बुलेंस की व्यवस्था करती है। पंजाब पुलिस को नहीं मालूम है कि वो एम्बुलेंस किसकी है, पंजाब सरकार को नहीं मालूम, हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं मालूम है। और मुख्तार अंसारी उसी तरह से, जैसे समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश में छूट थी, उसी दबदबे के साथ एक नाटक करते हुए व्हील चेयर पर कि बहुत बीमार है, वो आता है। तो वो एम्बुलेंस जो 12 अंकीय रजिस्टर नंबर है, यूपी 14807171, ये गाड़ी एम्बुलेंस नहीं है। और जिस तरह से इसका प्रयोग हुआ, इससे पंजाब सरकार की मुख्तार अंसारी से नज़दीकियाँ, सम्मिलितता, आपराधिक घटनाओं में कहूँगा सहभागिता, ये जग जाहिर हो जाती है। ये तो एम्बुलेंस की बात हो गई। तो जब अभी यहाँ पंजाब में इस तरह से एम्बुलेंस रखे हुए, तो जब उत्तर प्रदेश में बंद था, यहाँ गाजीपुर जेल में, तो क्या इसी तरीके की सुविधाएं यहाँ भी मुहैया थी? क्या था उस वक्त का, क्या आलम था? उस समय का आलम ये था जब ये गाजीपुर जेल में आया, और गाजीपुर जेल का जो बैरक नंबर 10 था, इसको इसने पार्टीशन करके एक पोर्शन को अपना डीलक्स सूट बना लिया। और वहाँ पर इसके लिए मछली का तालाब खोदा गया जेल के अंदर, जेल के भीतर। जी हाँ। और उस समय के डीएम जो थे, वो जाते थे जेल में मुख्तार के साथ
बैडमिंटन खेलते थे। किस साल की बात है? ये बात है स्पेशली 2004 की बात आसपास। अच्छा, कौन डीएम हुआ करते थे वहाँ पे? डीएम का नाम कहना ठीक नहीं, वो लखनऊ के भी डीएम रहे। अच्छा, लेकिन उस वक्त डीएम थे वहाँ पे? हाँ, डीएम थे। वो खेलने जाते थे। अगर डीएम जा रहा है बैडमिंटन खेलने एक अपराधी से जेल में, तो फिर उसकी हनक क्या होगी। जेल के ठीक सामने उसने कुछ कमरे बनवाए थे जहाँ पे इसके लोग रुकते थे। और सबसे बड़ी बात है, मुझे तो गोपनीय सूचना रहती थी उस समय, तो मैं किनारे पर था, कि मुख्तार जो है कि जो तमाम अपराधी पंजाब का प्रोफेसर डिम्पी, जसविंदर रॉकी, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न यूपी का राजवीर रमाला, ये सब साथी अपराधी जिनके सिरों पर इनाम थे, वो गाजीपुर जेल में आराम फरमाते थे। नहीं, लेकिन उस वक्त तो आप भी अफसर थे, आपने अपने स्तर पे आवाज उठाई। मैं उस समय डायरेक्टर ट्रैफिक था, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं पुलिस अधिकारी हूँ, एक आईपीएस अधिकारी था। क्योंकि मैं समाजवादी सरकार में किनारे लगा दिया जाता था, तो मुझको भी जानकारी देर सवेर हो ही जाती थी। अच्छा, लेकिन ये बड़ी संवेदनशील बात है कि उस वक्त इतना गोरख धंधा चल रहा था, एक अपराधी टाइप का आदमी अंदर जेल के भीतर इसे ऐशो आराम से रह रहा था। क्या सरकार का वरदहस्त उसको मिला हुआ था पूरी तरीके से, या फिर एक ऐसा अपराधी जिसने एक नेता का कत्ल किया हो और तमाम अपराधों में शामिल रहा हो, वो ऐसे कैसे इतना फल फूल सकता है? मैं समाजवादी सरकार की संलिप्तता 2 घटनाओं से आपको बता सकता हूँ। मैं प्रदेश का आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, और उस समय शैलेंद्र प्रताप सिंह डिप्टी एसपी थे एसटीएफ के। मुख्तार अपने लोगों से बात कर रहा था लाइट मशीन गन लाने की। ये लाइट मशीन गन हमारे इन्फेंट्री का एरिया वेपन है, हमारे पीएसी में भी है, जो 500 मीटर तक मार करती है और 550 राउंड्स पर मिनट फायर करती है। शैलेंद्र सिंह उसको सुन रहे थे, सब लांस पा। इन्होंने उसके गनर जो रहा मुन्नर यादव और उसके भांजे बाबूलाल यादव, जो फौजी था, जो एलएमजी लेकर भाग आया था, वो पकड़ लिया। उस समय ऐसा था तौबा मचा कि मुख्तार अंसारी पर पोटा का मुकदमा क्यों कायम कर दिया गया, और इस अधिकारी को इतना प्रताड़ित किया कि 10 फरवरी 2004 को इसने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद जब चूंकि मुकदमा कायम हो गया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, अब उसके बाद आती है सरकार की अनुमति। सरकार की मतलब यहाँ का गृह विभाग, फाइल मुख्यमंत्री, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने मुलायम को प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन नहीं दिया मुख्तार का, और मुन्नर यादव और बाबूलाल यादव को दिया, जिनको 10-10 साल की सजा हो गई। यानी मुख्तार को बचाने के लिए सैंक्शन ही नहीं दिया गया जांच के लिए? बिल्कुल, ये 25/26 जनवरी 2004 की है। तो इससे जाहिर है उसके बाद में चूंकि टारगेट था उसका कृष्णानंद राय, उसके बाद फिर प्लानिंग करता रहा, और प्लानिंग करते के बाद उनके मर्डर के कुछ दिन पहले इसने अपना जेल ट्रांसफ़र करा लिया गाजीपुर से फतेहगढ़, और वहाँ पर सबको जानकारी थी। इसके घर को फाटक कहते हैं मोहम्मदाबाद में, कि वहाँ मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, अताउर रहमान बाबू, प्रभजोत डिम्पी, ये सभी वहाँ इकट्ठे हैं। वहाँ के एसपी को जानकारी, उन्होंने इसलिए रेड नहीं किया कि मुख्तार भाई के यहाँ कैसे रेड कराएं। उन्होंने अधिकारियों को बताया, डीजी ऑफिस तक खबर आई, यहाँ भी लोगों ने कि भाई ऊपर पूछ लिया जाए। कुल मिलाकर रेड नहीं हुई, और 26 दिसंबर 2005 को कृष्णानंद मार दिए गए। 5 AK-47 और G3 राइफलें चली थीं, जिसमें उनको 67 गोली लगी थी। तो रुंगटा का पहले इसने 96 में रुंगटा का इसने अपहरण किया। रुंगटा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, बहुत बड़े हिंदू नेता, उनका मर्डर। और कृष्णानंद राय जो उस समय बीजेपी के पूर्वांचल में कद्दावर नेता थे, 2 इनकी हत्या हुई। और तीसरा जो मऊ का दंगा अक्टूबर 2005 हुआ, जिसने खुलेआम मुख्तार अंसारी ने भूमिका निभाई। इन 3 घटनाओं ने इसको मुसलमान समाज में रॉबिन हुड बना दिया। इनके भाई सिगबतुल्ला अंसारी वो तगलीबी की जमात के अमीर हैं, टोटल पूरी उत्तर प्रदेश बिहार का क्षेत्र है। और ये 3 घटनाओं को इस आदमी ने, इस शातिर व्यक्ति ने ऐसा प्रचारित किया कि विदेशों से भी कट्टरपंथियों ने इनको फंडिंग की। अगर इसकी पूरी जांच हो जाए। ये तो फंडिंग किस वक्त की? क्या कोई दंगा भड़काने के लिए या कोई अनरेस्ट पैदा करने के लिए? उनका इन्होंने ये किया कि मैं अकेला सक्षम हूँ मुसलमानों की सुरक्षा में। इन्होंने ऐसी बात फैलाई वहाँ, जैसे आमतौर पर कट्टरपंथी फैलाते हैं। फिर उस बेसिस पर इनको फंडिंग मिली, जिनका भाई तबलीगी जमात का है, विधायक भी रहा है, तो इसकी फंडिंग भी हुई, वहाँ काफ़ी पैसे आए। लेकिन इसकी कभी
इनकी मनमाफी की सरकार थी, जांच नहीं हुई। और मैं समझता हूं योगी आदित्यनाथ की सरकार ये विदेशी फंडिंग की भी जांच अवश्य कराएगी। तो ये विदेशी फंडिंग की बात पहली बार आ रही है, क्या उस वक्त जब आप थे सर्विस में उस वक्त ये बातें आई थी? ऐसा है कि मैंने बताया मैं डायरेक्टर ट्रैफिक था। नहीं, आपकी जानकारी में मतलब आई होंगी। जानकारी नहीं, हमारे तो बाद में आई है। बाद में, क्योंकि मैं डीजीपी था तो अंदर थे, उसमें गतिविधियाँ तो बंद थी। ठीक है। इनके मुख्तार के, क्योंकि मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी था, एसटीएफ एटीएस चीफ था, हमारे ऑपरेशन में हमारे एसटीएफ के लोगों ने इसके 8-10 आदमियों को इनकाउंटर में हुई, मुठभेड़ें हुई और मारे गए। तो उसमें बहुत सशंकित था, जेल में था, तो गतिविधियाँ उसकी उस समय ये चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद मैं डीजीपी हुआ, डीजीपी तो खैर थोड़े दिन रहा, लेकिन 4.5 साल के एसटीएफ एटीएस रहा जब मैंने कार्रवाई इस गैंग पर की टोटल पूर्वांचल में। तो इस समय ये काफ़ी दुबक गया था। लेकिन उसके बाद मैं डीजीपी के बाद हटा दिया गया। उसके बाद डीजीपी बना, अखिलेश जी की सरकार आ गई, और अखिलेश सरकार जी ने तो ये किया, मुझे मेरे ऊपर 18 मई 2013 को मर्डर का मुकदमा कायम कर दिया बाराबंकी में, एक आतंकवादी की साधारण मौत में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या एक मैसेज क्या दिया गया। और उस आतंकवादी जो लू से मरा था और उसके साथी को मुकदमा वापस लिया, कोर्ट ने वापस नहीं होने दिया, और कचहरी ब्लास्ट लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद के जो आतंकी था खालिद मुजाहिद का साथी तारिक कासमी, उसको 4 आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। तो ओपन संरक्षण दिया गया, खासकर समाजवादी सरकार में पीएफआई को बढ़ावा मिला। तो अभी जो स्थिति है, अभी मुख्तार को यहाँ आना है और मुख्तार डरा हुआ है, उसका परिवार भी गुहार लगा रहा है, भाई और दूसरे लोग भी कह रहे हैं, क्या डर है मुख्तार को? मुख्तार यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं, यह मैं दावा कर सकता हूँ। 37.5 साल वर्दी पहनने के बाद जो मेरा अपना अनुभव है, सुरक्षित हैं। लेकिन इनको 3-4 चीज़ें जो ये करते तो नहीं मिलेगी। नंबर 1, जेल की तरह रहेगा, और जिस ये सुविधा के अधिकारी हैं जैसे कैदी, वो इनको मिलेगा। लेकिन वहाँ पर दरबार नहीं लगेगा, आशियाना नहीं बनेगा, पिकनिक स्पॉट नहीं बनेगा, गैंग का संचालन नहीं होगा, लैंडलाइन और मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग लगातार नहीं होगी, बेरोक टोक अंदर लोग जाएंगे नहीं, जो जेल में परमिटेड खाना है वो मिलेगा नहीं। लेकिन परिवार वाले तो जान की खतरा बता रहे हैं। बिल्कुल गलत, ये तो एक नौटंकी है। जब योगी सरकार आई, इनको बांदा जेल भेजा था, तो इन्होंने बहाना क्या बनाया था, हार्ट अटैक का। जब वो सख्ती होने लगी, क्योंकि पहले तो ये गेस्ट हाउस में रहते थे, मतलब वो तो गेस्ट हाउस बना लिया था उन्होंने, दरबार लगता था, वहीं से अपना कारोबार चलाते थे। लेकिन जब योगी सरकार है, इनको किया तो इन्होंने हार्ट अटैक का बहाना बनाया, पीजीआई लाया गया, इनकी पत्नी ने बहाना बनाया और कुछ नहीं मिला। जब इन्होंने देखा कि कुछ नहीं मिलेगा तो एक झूठा मुकदमा लिखवाया रंगदारी का, पंजाब पहुंच गए। और पंजाब सरकार की सम्मिलितता, इससे आप कह सकते हैं कि अपराधी के लिए अमरिंदर सरकार सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े लॉयर खड़ी करती है, डॉक्टरों का पैनल बुलाकर रिपोर्ट दिलवा देती है कि साहब ये चलने फिरने में असमर्थ हैं, बहुत बीमार हैं। अरे बीमार हैं तो उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनसे अच्छे हैं पंजाब से, हमारे यहाँ इलाज हो जाएगा। लेकिन केवल इस बहाने पर मात्र वहाँ एक छोटा केस, और यहाँ पर 14-15 सीरियस केस है जिसका ट्रायल है, तो वहाँ आएंगे, यहाँ ट्रायल होगा। और मेरा विश्वास ये है कि ये जो डर रहे हैं, ये इसी समय फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके, और इनको गवाह तोड़ लेते थे, गवाह तोड़ नहीं पाएंगे, गवाहियाँ होंगी और इनको सज़ा मिलेगी। तो जो सफ़ेदी का लबादा ओढ़े हुए हैं मान्यवर हैं, वो मान्यवर हट जाएगा। फिर मान्यवर हट जाएगा, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो तमाम चीज़ें का एक सज़ा होने पर ख़त्म हो जाएगी। ये डर है उनको। इसलिए सोचता था कि जितना समय हो वो पंजाब में काट लें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जो चल रहा है इसमें माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, उसके हत्या न पड़े। तो ये पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश ब्रजलाल जो कि बता रहे हैं कि कैसे मुख्तार की एम्बुलेंस एक किले की तरह है, उसके अंदर कोई मेडिकल सुविधा नहीं बल्कि गन्स और तमाम दूसरी कम्युनिकेशन की सोफिस्टिकेटेड चीज़ें हैं। और क्यों डर रहा है मुख्तार अंसारी और कैसा रहा उसका आपराधिक इतिहास, काफ़ी जानकारी देने वाली बात थी। और अब देखना यह है कि मुख्तार जब यूपी आता है तो उसके मुकदमों का हश्र आखिर क्या होता है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ।